हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम पुर्तगालियों के भारत के आगमन से लेकर उनके भारत में साम्राज्य, उनकी कंपनियों, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां, उनका क्रम बताया कि किस तरह से वो भारत में आई। तो उसका मैंने छोटा सा एक प्रारूप जो था, उसका सारांश था, आप लोगों को बता दिया था। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कि पुर्तगाल जो था, सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगाली भारत में आए, तो उसका भारत में आगमन हुआ और वो किस तरह से यहाँ की जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसको कितना नुकसान पहुँचाया और कैसे उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में 17 मई 1498 को आए थे। और दोस्तों, उनमें सर्वप्रथम जो आया था वो था वास्को डिगामा, जो कि अब्दुल मुनीद नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पर उतरा था। दोस्तों, आपको पता है कि उस समय भारत में जो अरब व्यापारी थे वो व्यापार कर रहे थे। तो जब ये कालीकट में आया तो उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया, अर्थात वास्को डिगामा का इन अरब व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। लेकिन दोस्तों, इसने क्या किया कि जो वहाँ के हिंदू राजा थे जमोरिन, उन्हें कुछ भेंट प्रदान किया, कुछ उन्हें उपहार दिया, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर के वास्को डिगामा का काफ़ी हार्दिक स्वागत किया और उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इसके बाद वास्को डिगामा क्या किया, भारत से, आपको पता है कि भारत पहले मसाले और जड़ी बूटियों का अथाह सागर आप कह सकते हैं था। तो दोस्तों, यहाँ से वो भारत के मसाले और जड़ी बूटियाँ अपने देश ले गया और वहाँ जाकर लगभग वो 60 गुना लाभ कमाया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अपने देश को हम पहले सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। क्योंकि भारत के पास, दोस्तों बात करें अंग्रेजों के आने से पहले, तो दुनिया की जितनी कुल जीडीपी थी उसका लगभग 25% भारत के पास थी। तो दोस्तों, भारत की जीडीपी जब इतना ज़्यादा थी और भारत के लोग उस समय बात करें तो दोस्तों, जो भारत का करेंसी थी, भारत की जो स्थिति थी, वो किसी भी अन्य देश की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी। दोस्तों, इसीलिए यही ऐसा रीजन बना कि जो दूसरे यूरोपीय देश थे वो भारत की तरफ आकर्षित हुए यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से। दोस्तों, आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से, चाहे कोई भी यूरोपीय कंट्री हो, यहाँ पे व्यापार करने के ही उद्देश्य से आया। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा था, दोबारा भारत आया और फिर से वो अपने देश में ले जाकर मसाले और जड़ी बूटियां बेचा और कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। इस बार क्या हुआ दोस्तों कि 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा दल, आपको दोस्तों ये भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि उस समय कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था। तो कोलंबस भी, वो एक नाविक था, वो चला गया वहां पे, उसने अमेरिका की खोज की और ये भी वहां से निकला भारत की खोज करने के लिए। तो दोस्तों, ये एक वास्को डिगामा जो था, ये भारत पहुंचा केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब ये अपना देश चला गया वास्को डिगामा, तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा दल कालीकट पहुंचा। तो अब फिर जाहिर सी बात है कि अरबों ने इनका विरोध किया, लेकिन जमोरिन को इन्होंने क्या किया कि अरबों की ही एक जहाज को कब्जे में लेकर उन्होंने जो राजा थे वहां के, उसे उपहार स्वरूप प्रदान किया, भेंट दिया। उसके बाद 1503 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। तो दोस्तों, 1503 ईस्वी में कोचीन में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अब यहां से क्या होता है कि अब वायसराय बन के आए का मतलब क्या है कि अब उनका साम्राज्य फैलाने का भारत में वो इच्छुक हो गए और अब वो व्यापार से बढ़ के कुछ करना चाहते थे। तो दोस्तों, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वो भारत आता है और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कार्य था, उसने सामुद्रिक नीति पर बल दिया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थात शांत जल नीति भी कहते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा उसने
हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को और अधिक मजबूत करने का प्रयत्न किया और ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में वायसराय बनकर रहा। दोस्तों इसने अंजे दीव, मन्नार तथा कन्नूर में पुर्तगाली फैक्ट्रियों को और अधिक विस्तार दिया, उन्हें मजबूती प्रदान की। लेकिन दोस्तों 1508 में क्या हुआ, वो चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से लगभग पराजित हो गया था। इसके अलावा दोस्तों उसने महमूद बेगड़ा और मिस्र तथा तुर्की के जो शासक थे, जो भारत पे शासन कर रहे थे, उन्हें हराया और वहां पे अपनी फैक्ट्रियों को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगला वायसराय बन के आया अल्बुकर्क, और बात करें तो दोस्तों इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं। अर्थात अल्बुकर्क को ही, जो पुर्तगाल जो थे भारत में जो साम्राज्य का इतना ज्यादा विस्तार किए, उसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अब इसके क्या रीजन थे इसके बारे में दोस्तों आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इसने कोचीन में, जहां पे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, उसने यहां अपना वहां मुख्यालय बनाया। साथ ही साथ 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को हरा करके गोवा दुर्ग जीत लिया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था, स्वामित्व था, वो दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर और अधिक बढ़ गया। और दोस्तों इसने एक और चाल चली, वो क्या चाल थी, इसने कूटनीतिक चाल चलते हुए पुर्तगाली युवकों का भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया। अब इससे क्या होगा, तो दोस्तों इससे क्या होगा, पुर्तगाल की आबादी भी भारत में बढ़ती और इनके साम्राज्य का विस्तार करना आसान हो जाता। साथ ही साथ ये भारत की संस्कृति और पुर्तगाल की जो सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, उनका भी आदान प्रदान आसानी से हो सकता। इसके अलावा दोस्तों इसने 1528 ईस्वी में कोलंबो तथा उसके बाद मलक्का में कारखाने की स्थापना की गई। साथ ही साथ दोस्तों इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो यही सब कारण थे दोस्तों कि इसे ही वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं, पुर्तगीज जो साम्राज्य भारत में फैला। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नीनो डी कून्हा की, तो दोस्तों 1529 ईस्वी में नीनो डी कून्हा गवर्नर बनकर भारत आया और इसने 1530 ईस्वी में जो प्रशासन का मुख्य केंद्र था उसने गोवा को बनाया, जो कि आपको पता है कि पहले कोचीन बनाया गया था। दोस्तों इसने सैन थेमा मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, हुगली जो कि बंगाल में था, और दीव काठियावाड़ में गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या करके इसने पुर्तगाली बस्तियां बसाई। दोस्तों नीनो डी कून्हा के बाद 1538 ईस्वी में गार्सिया डी नोरना को नया गवर्नर बनाया गया और दोस्तों इसने सीलोन के अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों इसके अलावा अगर हम पुर्तगालियों के भारत में साम्राज्य विस्तार की बात करें तो दोस्तों उस समय इन्होंने क्या किया कि जो एशियाई साम्राज्य था उसे 3 स्वतंत्र भागों में विभाजित कर दिया गया और जो सामुद्रिक साम्राज्य था उसे एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। और वैसे दोस्तों जो इनका पूरा साम्राज्य था वो एस्तादो द इंडिया नाम से ही जाना जाता है। अगले कुछ सालों में बात करें तो दोस्तों जब डच और ब्रिटिश भारत में आ गए तो हिंद महासागर से जो पुर्तगाल की जो प्रभुत्व था वो लगभग खत्म हो गया, जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगालों को कई जगह पर अंग्रेजों से पराजय का भी सामना करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों को जो हुगली पे इन्होंने अधिकार किया था वहां से भी खदेड़ दिया और 1647 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के जो सबसे महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग था उसे भी जीत लिया। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, पुर्तगाल की जो शक्तियां थी वो क्षीण होती चली गई। 1658 ईस्वी में पूरा श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के हाथ से मालाबार दुर्ग भी निकल गया, जो कि ये सारे के सारे दुर्ग डचों के अधीन हो गए। दोस्तों आगे की बात करें तो पुर्तगाल ने 1954 में दादरा और नगर हवेली के जो घेरे था उसको उन्होंने जो वहां पर नियंत्रण किया था उसे भी खो दिया और दिसंबर 1961 में जो शेष विदेशी क्षेत्र था दोस्तों, जब उस पर सैन्य कार्रवाई की गई भारत के द्वारा तो भारत ने इसे पुर्तगाल से अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। लेकिन भारत ने कब्जे में ले लिया था पुर्तगाल को, लेकिन पुर्तगाल ने क्या किया, उसे मान्यता नहीं दी थी, वो उसे भी अभी भी उस पर अपना अधिकार समझता था। तो दोस्तों पुर्तगाल ने क्या किया, 1975 में कार्नेशनल क्रांति और एस्टाडो नोवो जो इसका आखिरी गवर्नर था उसके शासन के पतन के बाद ही उसने जो गोवा था उस पर भारतीय शासन को मान्यता दी। अब दोस्तों अगर गोवा के बारे में बात करें तो 18 दिसंबर 1961 को
भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को उसने पुर्तगाली सेना को हरा दिया तथा उनसे आत्मसमर्पण करवा दिया। दोस्तों इसीलिए उस दिन हम गोवा में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 ईस्वी में और सबसे अंत में गए 1961 में। तो दोस्तों ये था पुर्तगालियों का जो भारत में साम्राज्य, वो भारत में कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी बस्तियाँ बसाई, कितने समय तक उनका साम्राज्य था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।